हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। क्या है? कौन हो तुम लोग? भाई साहब, हम मुसीबत में फंस गए। देखिए ना, इन्हें चोट भी लग गई है। हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन तुम लोग हो कौन? एक्चुअली वक्त के मारे शादी में जा रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से चोट भी लगी मुझे। क्या मदद कर सकता हूँ? एक फोन करना था, मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई। सुबह जल्दी में चार्ज नहीं कर पाया ना, इसलिए एक फोन प्लीज प्लीज। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक यू। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? थोड़ा पट्टी बांध देते तो। हाँ, बैठिए, सब मिलेगा, बैठिए। ओके, थैंक यू। यस। ओह, ये आपके पास पेन किलर है क्या? बहुत पेन हो रहा है। हाँ, वो भी मिलेगा। लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। हाँ, या। मैं अपना मोबाइल और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, ठीक है? या। सही टाइम हो गया है। अरे ये बंदूक क्यों? तुम लोग भी बड़े बेवकूफ हो। मदद मांगना है, वो भी हमारे पास। कौन हो तुम लोग? लुटेरे, या तो फिर यूं कह लो कि खूनी। 2 खून तो हम कर चुके हैं और अब 2 और करेंगे, वो भी तुम्हारा। नहीं सर, प्लीज हमें मत मारिए प्लीज। ए, चुपचाप गहने निकाल, सारे गहने निकाल। तुम बहुत गलत कर रहे हो। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। भाग! जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फिलहाल सीआईडी ब्यूरो में हैं। वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी सीआईडी ऑफिसरों ने खतरनाक लैंड माफिया, जी हाँ, लेडी डॉन लक्षिता और इंद्रानी के खूनियों को पकड़ लिया है। उन तीनों खूनियों का नाम है विशाल, शौनक और राहुल। आइए अब सुनते हैं एसीपी प्रद्युमन का क्या कहना है। लक्षिता और इंद्राणी, इन दोनों के खूनी पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है। मगर आप लोगों ने इन तीनों को इतनी जल्दी पकड़ा कैसे? कभी कभी सबूत और फोरेंसिक की जांच जब सही दिशा में हो तो खूनी को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। सर, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। इसमें 2 माफिया डॉन्स का मर्डर हुआ है। क्या आपको किसी प्रकार का प्रेशर फेस करना पड़ा? हाँ, कभी कभी प्रेशर तो होता ही है, मगर हमने सबूत भी ऐसे इकट्ठे किए कि उन्हें हम फांसी तक पहुंचा ही देंगे। और अगले हफ्ते हम अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब जा सकते हैं। क्या हुआ दया? चुप क्यों? क्या परेशानी है? सर, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये तीनों खूनी हैं। क्या? क्यों?
सर, फोरेंसिक रिपोर्ट और क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन से तो यही साबित हुआ है कि खून उन तीनों ने ही किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उन्होंने खून किए। दया सर, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि हमने कहीं इन्वेस्टिगेशन में गलती की है या फिर कुछ नजरअंदाज किया हो? नहीं, वैसे तो हमारे इस डबल मर्डर की तहकीकात सही दिशा में जा रही है, हमेशा की तरह से। इस बार भी हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा सर। जो दिख रहा है शायद वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। आसान के बोल, शादी कर रहा है? क्यों जा रहा है? क्या? वो क्या रहा है? हाँ? अरे डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है? सालों के साथ छुट्टी पर जा रहे हैं और वापस कब लौटेंगे कुछ नहीं पता। क्या? छुट्टी पर जा रहे हैं? तू छुट्टी ले कैसे सकता है? हाँ? अरे यार, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? हाँ? मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ छुट्टियां लेकर के। किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लैब में ये इन लाशों से, इस केमिकल सेक्शन से मेरी तबीयत खराब होती है। मैं थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। ये कौन है? तुम कौन? सर, मैं इनकी पर्सनल नर्स हूँ। मेरा नाम मोनिका है। एक्चुअली इनकी ईसीजी रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं, इसीलिए डॉक्टर ने इन्हें कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है। पागल हो गया तू? बता क्यों नहीं पहले तूने? क्या बताता? मुझे अब खुद पता चला है, तो मैं तुम्हें पहले क्या बताता? लेकिन सालों के साथ तब तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? रेडी है, मुझे नहीं पता है। बॉस, किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लो। मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता है और मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस लौटूंगा। थैंक यू। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बात क्या है तारिका? यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने हमें? मुझे तुमसे जो बात कहनी है, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन बात कहना जरूरी है। सालों के सर का बर्ताव और उनके काम करने का ढंग कुछ दिनों से बहुत बहुत अजीब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। सालों के सर मेरे गुरु हैं। मैंने इतने साल उनके साथ काम किया है और कितना कुछ सीखा है उनके पास से। लेकिन इस केस की फोरेंसिक जांच उन्होंने ठीक से नहीं की। कितनी सारी बातों को उन्होंने अनदेखा किया है। कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया है। तारिका, तुम समझ रही हो? तुम जो कह रही हो उसका क्या मतलब हो सकता है? तारिका, 16 साल से सालुन के साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो सीआईडी को गुमराह क्यों करेंगे? अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो? अगर आप लोगों ने मुझे गलत साबित किया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। डॉक्टर, तारिका की बातें अभी भी दिमाग में घूम रही है। आज तक कभी सालुन के साहब के लिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। कभी लगता है कि डॉक्टर सालों के कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी लगता है कि मेरा शक सही था। कहीं ना कहीं इस केस में हमसे कुछ गलती हो रही है। ना एक्सपीरियंस आदमी है सालुन के साहब, लेकिन फिर क्या करें? एसीपी साहब को बोलना है? नहीं अभिजीत, भले एसीपी साहब डॉक्टर सालुंके से झगड़ते हो, पर वो कभी नहीं मानेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने ठीक नहीं बनवाई। ये बात तो है। ये क्या है? मैं देख रहा हूं।
चॉकलेट पेपर जैसा लगता है। चॉकलेट पेपर इतने प्यार से फोल्ड करके किसी ने वाइपर पे क्यों रखा? कुछ लिखा हुआ है इसमें। कहीं कोई मैसेज तो नहीं? हो सकता है, पर क्या है पढ़ने में आ नहीं रहा। चल के देख। इनविजिबल इंक से लिखा गया था, होटल रेड सेंट्रल। होटल रेड सेंट्रल? लक्षिता और इंद्राणी की काम वाली सकूबाई ने भी होटल रेड सेंट्रल का ही नाम लिया था। लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम 10 सितंबर को रेड सेंटर होटल में जाने वाले थे। होटल रेड सेंट्रल 111 10/9 111 10/9 10/9 मतलब 10 सितंबर, और 111 इस होटल का रूम नंबर हो सकता है। 10 सितंबर को लक्षिता और इंद्राणी का खून हुआ था। कहीं इस होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 का इस डबल मर्डर केस से कोई संबंध तो नहीं है? हो सकता है दया, इसका पता लगाना पड़ेगा। होटल का मैनेजर कौन है? सर वो रहे। कैसा? 10 सितंबर को कमरा नंबर 111 में कौन ठहरा हुआ था? कोई नहीं, वहां कोई गेस्ट नहीं रुका। देख, झूठ मत बोल, समझा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमारा स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम? जी, वो हमारे असिस्टेंट मैनेजर अंगद को दिया गया है। अंगद असिस्टेंट मैनेजर? जरा इस अंगद को बुला। सर वो तो अभी यहाँ नहीं। उनकी डिटेल्स तो होंगी आपके पास? यस सर, राइट। ये अंगद इस वक्त कहाँ होगा, कुछ मालूम है? नहीं सर, अंगद सर अचानक कहीं चले गए हैं। अचानक कहीं चले गए? हाँ सर, 10 तारीख को शाम को 6:30 से 7 के बीच वो रूम की चाबी लेकर बाहर निकला और आते ही बोला कि उसे मुंबई से बाहर जाना है, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और कहाँ गया ये बता के नहीं गया? नहीं सर, इनफैक्ट वो अपना सामान लेने अपने रूम में भी नहीं आया। और उस दिन से उनका कमरा खोला भी नहीं गया है। तो आप खोलिए, हमें कमरा नंबर 111 की तलाशी लेनी है। पूरी राहुल, विशाल और शौनक, इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से दोबारा चेक करो। फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फिर उन तीनों की स्टेटमेंट भी, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि ये खून उन्होंने ही किए। हाँ सर, मैंने सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिए। देखा सर, वो सर दया का फोन आया था, थोड़ा लेट आ रहा है, कह रहा था कुछ जरूरी काम निपटाने उसे। अब इससे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज इतने सालों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में दो राय नहीं हुए। मगर इसी केस में, पर्टिकुलरली इसी केस में, पता नहीं क्यों दया को यकीन क्यों नहीं हो रहा। सर, उसे लग रहा है कि तहकीकात में कुछ कमी रह गई है सर। क्यों ऐसे लग रहा है? सब कुछ तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों? सारे ठोस सबूत है उनके खिलाफ, ठोस सबूत है उनके खिलाफ। सर, लक्षिता को माथे पे गोली मारी गई है और इंद्राणी को गले पे। और दोनों ही गोलियां आर पार हो गई हैं। हाँ सर, और दोनों के शरीर पे कोई चोट या खरोच के निशान नहीं है। मतलब मौत से पहले हाथापाई नहीं हुई? जब इन दोनों की मौत हुई तुम कहाँ थे? साहब, आगे नाके पे पान की दुकान है, मैं वही पान खाने गया था साहब। ड्यूटी छोड़कर पान की दुकान के चक्कर लगाते हो? सब मेरी गलती है साहब। मैं जब वापस लौटा तो देखा वो तीनों खूनी भाग रहे थे साहब। तुमने खूनियों को भागते हुए देखा?
हाँ साहब, लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम के दुश्मन थे साहब। उनके हाथ में बंदूक भी थी साहब। कौन है दुश्मन उनका? सर वो विशाल, शौनक और राहुल। विशाल, शौनक और राहुल, ये तीनों तो वही है ना जिनके घर हथियार लेते तुम्हारी मैडम ने? ठीक कहा सर आपने। मैंने तो कई बार इंद्राणी मैडम और लक्षिता मैडम को कहा था कि प्लीज आप अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लीजिए, लेकिन नहीं सर, अब प्रॉपर्टी के काम में दुश्मनी तो होगी सर। यहाँ घर में कोई और भी था इनके साथ? नहीं साहब, फार्म हाउस पे वो दोनों अकेली थी साहब। लेकिन फार्म हाउस पे काम करने वाली शक्कू भाई, वो भी नहीं आई थी साहब। सर, हाँ भगत। सर ये देखिए, यहाँ पे ये खून है और जूते जैसा कोई निशान बना है वहाँ पे। शायद खूनी का हो सकता है, लेकिन सर खून यहाँ पर कैसे आया? हाँ सर, जब खूनी ने लक्षिता और इंद्राणी पे गोली चलाई तो वो लोग सोफे के आसपास बैठे हुए थे, तो खून वहाँ होना चाहिए था। खून यहाँ पे कैसे आया? ठीक है ना, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको गोली मारने के बाद खूनी यहाँ से भाग रहे हो और कोई सीढ़ी पे लड़खड़ा के गिर गया, चोट लग गई और खून निकल आया। सही हो सकता है। पंकज, ये दीवार पे जितने भी बुलेट्स हैं सबको निकालो और फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर फिर तो बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि लक्षिता और इंद्राणी पे यही गोलियां चली थी यानी। करेक्ट। और उंगलियों के निशान और खून की जांच से ये भी पता चल जाएगा कि वो खून विशाल, शौनक और राहुल में से किसका है। एक काम करो, जितने भी आई विटनेस है सबके स्टेटमेंट लो और तुषार से साइन करा लो। सर। रजत, सक्कू भाई को बुलवाओ, पूछताछ करो उससे। सचिन, विशाल, शौनक और राहुल तीनों की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। सारे मोबाइल वैन और चेक नाके पे भी भेजो। तीनों बच के जाने नहीं चाहिए। सक्कू भाई, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सब सच सच बताना। साहब, सक्कू भाई कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छी बात है। आज तुमने लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम के बर्ताव में कुछ अजीब पाया था? नहीं साहब। अच्छा, राहुल, शौनक और विशाल, इन तीनों का तुम्हारे मैडम के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, मैंने कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। तुम्हारी दोनों मैडम यही रहती? नहीं साहब, शनिवार रविवार को आराम करने के लिए वो फार्म हाउस आ जाते थे और सोमवार को चले जाते थे साहब। और कुछ याद है तुम्हें? हाँ साहब, लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम होटल रेड सेंटर में जाने वाले थे। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि वो होटल रेड सेंट्रल ही जाने वाले थे? हाँ साहब, मुझे पक्का याद है ना, मैडम ने खाना बनाने के लिए मुझे मना किया था। और हाँ साहब, वो किसी के साथ डिनर करने को जाने वाले थे, लेकिन वो गए नहीं गए मुझे कुछ भी नहीं पता है साहब। मैं वहां से भी चली गई। होटल रेड सेंट्रल। इतने सारे सबूत मिले अभिजीत, उंगलियों के निशान, फिर वो गोलियां भी जिससे खून हुआ है, और फिर गवाहों के बयान भी। वही तो सर, उन तीनों के पास इंद्राणी और लक्षिता को मारने का कारण भी था, क्योंकि उन्होंने उन तीनों को बेघर किया था। यहाँ तक कि वॉचमैन ने भी उन्हें खून करके भागते हुए देखा था। और साळुंखे साहब ने भी बताया है, उन्हीं की गोलियों से मौत हुई है लक्षिता और इंद्राणी की। साळुंखे की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। लेकिन इस केस की फोरेंसिक जांच उन्होंने ठीक से नहीं की। कितनी सारी बातों को उन्होंने अनदेखा किया है, कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया है। हाँ सर, साळुंखे साहब का काम तो एकदम पक्का होता ही है, पर पता नहीं क्यों अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ सर, साळुंखे सर जब क्राइम सीन पर आए थे वो तब से ही परेशान लग रहे थे, शायद तब से उनकी तबीयत खराब हो गई। ये तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने की बॉटल है।
किसी चीज की ड्राइंग की गई है इस पेपर में। उंगलियों के निशान। ये RVS। सर, ये देखिए, लगता है कोई अलग अलग आदमियों के उंगलियों के निशान बना रहा था। मैनेजर साहब, क्या इस कमरे में अंदर के अलावा कोई और भी है? नहीं सर, वही रहता था। मेरा इस फाइल में ये RVS क्या हो सकता है सर? कहीं ये R से राहुल, S से शौनक और V से विशाल तो नहीं? सर लेकिन अंगद ने इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स उठाए कहां से? पानी के गिलास पर से या फिर टेबल के ऊपर से? सर, ये देखिए सर, इस पेपर पे कुछ ड्राइंग बनाए गए हैं और ये ब्लड सैंपल की बॉटल मिली है सर। तो लगता है इंद्रानी और लक्षिता के मर्डर में ये संगत का हाथ है सर। एक काम करो, ये सारे सबूत और ये ब्लड स्लाइड्स इसे डॉक्टर तारिका के पास भेज दो। हमें इस अंगद को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बहुत बड़ा हाथ है उसका इस केस में। सब आप सचमुच जा रहे हैं? हाँ तारिका, मेरा काम खत्म हो गया है। और अब ये फोरेंसिक लैब, केमिकल सेक्शन, एविडेंस रूम, इन सब की चाबी तुम संभालो। मैंने अपनी जरूरत के कुछ कागजात अपने साथ ले लिए। लेकिन सर, आप ये पेपर्स और फाइल्स क्यों लेकर जा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपने छुट्टी लिया ना, आराम करने के लिए? या फिर घर पे भी काम करने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं तारिका। देखो, यहाँ का काम तो तुम संभाल लोगी, लेकिन भाई अगर कभी मुझे लैब की याद आई तो इन फाइल्स को देख करके अपना मन बहला लूंगा। सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप वापस लौटने वाले ना ठीक होकर। हाँ, यस, जरूर। एनीवे, तुम मेरी चिंता छोड़ो, यहाँ मन लगा के काम करना। देखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अब सर, अब हमें चलना चाहिए। आपके खाने का भी वक्त हो रहा है और फिर आपको दवाई भी तो देनी है ना। ओके तारिका। सर, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से ठीक होकर वापस आइए। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए। अंगद के कमरे से मिले सबूतों की जांच शुरू करनी पड़ेगी।
हेलो, डीएनए लैब जी, मुझे डीएनए की जांच करवानी है। हाँ, स्लाइड और रेफरेंस फाइल दोनों भी रेडी है। डॉक्टर सालुंके एक्चुअली सालुंके साथ छुट्टी पे है और उनके जगह जो नए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आने वाले हैं उन्हें ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं इस केस में बिल्कुल डिले नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप रिपोर्ट जल्द से जल्द रेडी कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? हेलो, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो खून उन्हीं का है? न जाने डॉक्टर तारिका को आप क्या पता चला है। जब उनका फोन आया था तो काफी परेशान लग रही थी। कोई तो बड़ी बात होगी अभिजीत। मुझे लगता है लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर केस को रीओपन करना चाहिए और नए सिरे से तहकीकात करनी चाहिए। हमारा शक सही निकला। फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट। ये क्या? अंगद के कमरे से जो खून, बाल और फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो शौनक, विशाल और राहुल से मैच हो गए। कमाल है, शौनक, विशाल और राहुल के खून और फिंगरप्रिंट्स हमें क्राइम सीन पे भी मिले थे। लक्षिता के पनवेल वाले फार्म हाउस पे, जहां पे उनकी लाशें मिली थी हमें। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अगर विशाल, शौनक और राहुल ने उन दोनों औरतों को उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में मारा है, तो फिर उनके बाल, खून और फिंगरप्रिंट्स होटल रेड सेंट्रल के किसी स्टाफ रूम में कैसे आ गए? सर, राहुल, विशाल और मैं, हम तीनों हमारे गैर कानूनी सौदे के लिए होटल रेड सेंट्रल जाया करते थे। लेकिन सर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हम तीनों अंगद से कभी नहीं मिले। सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे उंगलियों के निशान अंगद के कमरे में आए कैसे। अंगद को पहले कभी मिले नहीं थे। रेडी, अंगद का फोटो दिखाओ। अब फोटो को देखकर बताओ, क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? जानते हो इसे? ये अंगद है, असिस्टेंट मैनेजर था रेड सेंट्रल होटल का। नहीं सर, हो सकता है कि आते जाते देख लिया हो, लेकिन सर मेरी इससे कभी कोई बातचीत नहीं हुई सर। हो सकता है तुम्हारे साथी विशाल और राहुल अंगद को जानते हो? नहीं सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल और विशाल भी अंगद के लिए अजनबी है। शौनक, इस छोटी सी बोतल में हमें तुम्हारा खून मिला था। मेरा खून? हाँ, ये भी अंगद के होटल के कमरे से मिला था हमें। तुम्हारा ये खून वहां अंगद के कमरे में कैसे आया? मुझे नहीं पता सर। क्या पिछले 8-10 दिन में तुम्हें कोई चोट लगी थी जिसके कारण बहुत ज्यादा खून बहा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारा एक खून इस बोतल में कैसे आया है? सर, कुछ दिन पहले मुझे एक एलर्जी अटैक आया था। उसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था। तो हो सकता है कि... कौन सा हॉस्पिटल? सर, पैराडाइज हेल्थ केयर हॉस्पिटल। पैराडाइज हेल्थ केयर हॉस्पिटल? हाँ हाँ सर। उस पैथोलॉजिस्ट का नाम पता है तुम्हें जिसने तुम्हारा खून लिया था? सर, नाम तो नहीं पता, लेकिन सर वो दिखने में थोड़ी सी सावली थी, बाल उसके घुंघराले थे। सर, वो हॉस्पिटल की जूनियर पैथोलॉजिस्ट थी सर। सर, मुझे तो लगता है कि शौनक और उसके साथियों ने ही लक्षिता और इंद्राणी का खून किया है और ये सब ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसे ले जाओ, जाओ। चलो सर, जब से ये केस रीओपन हुआ है तब से और उलझता जा रहा है। पहले किसी ने मेरी गाड़ी में
उस चॉकलेट के पेपर पे होटल रेड सेंटर लिखा और उसी होटल के कमरे से ये अंगद गायब हो गया और उसके कमरे में से इन तीनों के बाल, फिंगरप्रिंट्स और खून मिले। और सर और क्या? सर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, आपको मेरी बात का यकीन होगा या नहीं। यकीन करूंगा या नहीं? साफ साफ बताओ दया। सर वो डॉक्टर तारिका को डॉक्टर सालुंके के बर्ताव पे कुछ परेशानी है सर। उसे लगता है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के दौरान वो कुछ परेशान से थे और उन्होंने ये सारे टेस्ट जल्दबाजी में किए थे। तुम सालुंके पर शक कर रहे हो दया? सर कुछ बात तो जरूर है। साफ साफ बताओ दया, बताओ बात क्या है? सर मुझे लगता है कि सेहत का तो सिर्फ बहाना है। क्या मतलब? सर मतलब डॉक्टर सालुंके का लैब में ना आने की असली वजह कहीं ये लक्षिता और इंद्रानी के डबल मर्डर केस तो नहीं है? अगर ये बात है दया तो सालुंके से मिलना पड़ेगा। खाना काम कर रहा हूं ना, देखने दे, रख दो, बाद में खाऊंगा। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सर हाँ आइए ना प्लीज। अरे प्रद्युमन, दया, अरे आप सब लोग यहाँ? हाँ, तू इतना चौंक क्यों गया हमें देखकर? नहीं मतलब आप सब लोग यहाँ मेरे घर पे इस वक्त किस लिए? हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। वैसे तो हम यहाँ फोन करके आना चाहते थे, पर आपका फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो बैटरी का प्रॉब्लम होगा। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत के बारे में छोड़ो, आप लोग ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? क्यों, बस कुछ प्रॉब्लम हुई है? आसाम की प्रॉब्लम तो हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन और तुम्हारे फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलती है। हाँ, गलती? हाँ, हो सकती है, गलती हो सकती है। गलती आपके इन्वेस्टिगेशन में हो सकती है, मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं हो सकती। मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूं। कहीं आप मेरी 16 साल की काबिलियत पर शक तो नहीं कर रहे? सर प्लीज आप नाराज मत होइए, हमें बस लगा कि आपकी तबीयत खराब थी तो शायद गलती से आपसे कुछ चीजें नजरअंदाज हो गई हो, गलती से। डॉक्टर साहब, हम ये नहीं कह रहे कि आपने जानबूझ के कोई गलती की है। हमें बस इस बात की फिक्र है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ नजर आता हूं मैं? मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मतलब क्या आपका? 16 साल के बाद आप लोग मेरी काबिलियत पर, मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। 16 साल मैंने ईमानदारी से काम किया और अब आप लोग घुमा घुमा करके ये कहना चाहते हैं कि सालुंके बेवकूफ है। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हा? मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूं बॉस, तुम ये कहना चाहते हो कि 16 साल के बाद सालुंके बेईमान है, उसने गलती की है, वो नाकाबिल है। ओके, अगर ऐसा है तो आप इंद्राणी और लक्षिता का पोस्टमार्टम दोबारा करवा लीजिए। That's it, बस। अरे सर, डॉक्टर साहब बात तो सुनिए। ये सालुंके साहब को हो क्या गया? उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हमें उनकी रिपोर्ट में कौन सी गलत बात लगती है? वही तो एक बार भी सालुंके ने नहीं पूछा कि रिपोर्ट में गलती क्या है।
भाई साहब, हाँ ये स्लिप देखकर बताइए। हाँ, आप इस डोर से अंदर चले जाइए। मैडम, ये आप उस कुर्सी पे बैठ जाइए। ठीक है। अपना हाथ दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। दीजिए। मेरा एक दोस्त है, मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट पिकअप करनी है, तो मुझे उसकी रिपोर्ट मिलेगी? पेमेंट स्लिप है आपके पास? स्लिप तो नहीं लाई हूँ, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बहुत अर्जेंट है। वो बीमार है तो आ नहीं सकता। उसका नाम शौनक है। ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। लेकिन मैंने तो किसी शौनक की रिपोर्ट नहीं देखी, और अगर होती तो रिकॉर्ड में होती। आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप एक एक करके आइए। ये मेरे साथ है। आपके साथ है तो आप इन्हें कहिए कि बाहर इंतजार करें। सीआईडी किसी का इंतजार नहीं करती। सीआईडी? शौनक की रिपोर्ट कहाँ है? जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या किया तुमने शौनक के ब्लड सैंपल के साथ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हमें पता है। ये रहा वो ब्लड सैंपल। जब तुमने शौनक का ब्लड टेस्ट किया ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कहां से बनती? अब बताओ, किसके कहने पे किया है तुमने ये सब? नाम बताओगी या एक और थप्पड़ खाना है? नहीं, अंगद नाम है उसका। अंगद? हाँ, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ये अंगद है कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अंगद ने तुम्हें बताया था कि उसे शौनक का खून किस लिए चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो किसी से कह रहा था कि गाड़ी मोड़ वाली बेकरी के पास ले आओ। मैंने दोस्त समझ के उसका काम कर दिया और बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। बाद में मुझे भी शक हुआ कि वो इस खून का कुछ गलत इस्तेमाल करने वाला है। मैं सच कह रही हूँ। अंगद ने शौनक के खून का इस्तेमाल तो किया, लेकिन क्यों? तारिका, राहुल, विशाल और शौनक, ये तीनों खूनी अंगद को जानते तक नहीं थे। फिर भी उनके उंगलियों के निशान उसके होटल के कमरे में मिले। इसका मतलब है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई गलती हुई है। बस दोबारा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं एसीपी सर? डॉक्टर सालुंखे ने तो बस गुस्से में दोबारा पोस्टमार्टम के बारे में कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि हम सब उन पर शक कर रहे हैं। तो शक की वजह है हमारे पास तारिका, शक की वजह है। बस पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। लेकिन सर, डॉक्टर सालुंखे के बिना मेरा दोबारा पोस्टमार्टम करना सही होगा? तुम अकेली नहीं हो तारिका। दिल्ली ब्रांच से एक बहुत बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ रहे हैं। जब तक डॉक्टर सालुंखे काम पर वापस नहीं आ जाते, डॉक्टर समीर ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं आ गया हूँ सर। आइए आइए डॉक्टर समीर, वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर समीर, ये है डॉक्टर तारिका। इस केस में आपको इनके साथ ही काम करना है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर समीर, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपको तो जीनियस कहा जाता है। नो डॉक्टर तारिका, रियल जीनियस डॉक्टर सालुंखे हैं, जिनके साथ तुम इतने सालों से काम करती आई हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि उनकी जगह मैं यहाँ कुछ दिन काम करूंगा।
सर आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों। डॉक्टर समीर, ये फैसला क्यों किया ये आपको पोस्टमार्टम करने पर ही पता चलेगा। ठीक है सर, फिर मैं अपना काम आज से ही शुरू करता हूँ प्लीज, बिकॉज दोबारा पोस्टमार्टम करना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा वक्त लगता है उसमें। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू। कैन वी डॉक्टर? सर, अंगद के कमरे में से हमें जो फटे हुए कागज के टुकड़े मिले थे, उन टुकड़ों को मैंने जोड़ दिया है। ये देखिए। ये तो एक कमरे का नक्शा है। कमरे के बीचों बीच एक सोफा है। लगता है सोफे पे दो लोग बैठे हैं और सामने टीवी देख रहे हैं। डिजाइन से तो वही लिविंग रूम लगता है जहाँ से हमें इंद्रानी और लक्षिता की लाशें मिली थी। हाँ सर, जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उस वक्त कमरे में टीवी चल रहा था। सर, सोफे पे जो दो लोग बैठे, मुझे तो लगता है ये इंद्रानी और लक्षिता है। सर मगर लक्षिता के घर के लिविंग रूम का नक्शा अंगद के घर में क्या कर रहा है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नक्शा अंगद ने बनाया हो? सर, लक्षिता और इंद्रानी इन दोनों का खून 9 से 11 के बीच में हुआ था सर, और ये अंगद होटल के कमरे से 7 बजे निकल गया था। वही तो दया, इस अंगद को कैसे पता चला 7 बजे से पहले कि 9 और 11 बजे के बीच लक्षिता और इंद्राणी टीवी देखने वाले? और फिर इस कमरे का नक्शा वो भी अंगद के पास कैसे? लक्षिता के घर के कमरे का नक्शा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों ने पुलिस बीट को फोन किया था? जी हाँ। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो इस कार को इस हालत में देखा तो आपको फोन किया। आगे की सीट में एक आदमी है, शायद मर गया है। अरे ये तो वही है। विजय सर को बुलाता हूँ। हेलो। हेलो सर। हेलो विजय सर। हाँ बोलो दीपक। सर इधर लफड़ा हुआ है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ सर। कहाँ हो तुम? इधर पानी चिल्ली में। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर कहाँ है गाड़ी? सर आदमी भी वही है और गाड़ी भी वही है। जाओ पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। अब क्या करें सर? सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो। हेलो सर, अंगद कहाँ है? सर गाड़ी के अंदर। एक ही बार में गले की नस काट दी। लगता है सर मरे हुए काफी समय हो गया। देखो गाड़ी में और क्या क्या मिलता है। सर यहाँ ये गाड़ी की पिछली सीट पे खून के धब्बे। सर अंगद की लाश तो ड्राइवर सीट पर है, फिर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे कैसे हैं? हाँ पुली,
ये बात तो है। आपको कैसे पता चला कि इंद्रानी और लक्षिता के मर्डर केस में अंगद का कनेक्शन? दरअसल बात यह है सर कि 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सालुंके के साथ देखा। तब ये जिंदा था। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो डॉक्टर सालुंके को उस गाड़ी से निकलते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। इंस्पेक्टर विजय, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, हम कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हैं। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। सर, मैंने कहा ना, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्लीज आप चले जाइए और उन्हें भी अपने साथ ले जाइए। 10 सितंबर को आपने डॉक्टर सालुंके को अंगद के साथ देखा था। 10 सितंबर को तो इंद्राणी और लक्षिता का खून हुआ था। सर, हमने उनसे कहा था कि वो दोनों वहाँ से चले जाएं। वहाँ गोलियाँ चल रही थी, उनकी जान को खतरा था। लेकिन डॉक्टर सालुंके जिद करने लगे कि उन्हें इस आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात समझ में नहीं आई, लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर से पहले सालुंके साहब अंगद को कैसे जानते थे? और आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो उस रात अंगद से मिलने गए? ये सवाल तो डॉक्टर सालुंके से एसीपी सर ही पूछ सकता है। ये रही डॉक्टर सालुंके तैयार की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो उन्होंने सितंबर 11 को तैयार की थी। और इस फोल्डर में दोबारा की तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो तारिका और मैंने मिलकर तैयार की। और क्या अंतर है दोनों में? डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और लक्षिता का खून रात 9 और 11 बजे के बीच हुआ, जबकि सच तो यह है कि दोनों की मौत रात 8 बजे के पहले हो चुकी थी। क्या? 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सालुंके के साथ देखा था। लेकिन डॉक्टर सालुंके ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे भी हैरानी हो रही है अभिजीत। और तो और लाश के ऊपर जो बुलेट वुंड्स थे, उसकी साइज भी उन्होंने गलत लिखी थी। असली घाव तो इससे काफी छोटे थे। नहीं, सालुंके साहब ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के हाथों से कोई गलती हुई हो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमने रीचेक किया था। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या दूसरी बार किया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होता है? यू आर राइट ऑफिसर। 24 घंटों के अंदर अंदर की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसके बाद बॉडी के ऑर्गन सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्रिजर्व की गई लाशों पर ब्लड कल्चर्स और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर तो लक्षिता और इंद्राणी को मरे हुए तो 5 दिन हो गए। यू आर राइट ऑफिसर। डॉक्टर तारिका ने घाव के वीडियोज और फोटोज तब लिए थे जब घाव ताजे थे। इससे दोबारा ऑटोप्सी करने में हमें बहुत हेल्प मिली। डॉक्टर तारिका, आपने ये सब मैंने इसलिए किया अभिजीत, मुझे डॉक्टर सालुंके पर शक हो रहा था, वो पोस्टमार्टम ठीक से नहीं कर रहे। सॉरी। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तारिका। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, डॉक्टर सालुंके के साथ गद्दारी नहीं। और क्या जो डॉक्टर सालुंके ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है या गलत लिखा है डॉक्टर समीर? एक बहुत जरूरी बात, आइए मेरे साथ। डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षिता पर करीब 10 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी और इंद्राणी पर करीब 8 फीट की दूरी से। हाँ सर, जहाँ से खूनियों ने गोली चलाई थी वहाँ से 8 से 10 फीट का डिफरेंस था। लेकिन घाव के टिश्यू कल्चर से हमें ये पता चला कि खूनी ने लगभग 20 से 25 फीट की दूरी से गोली चलाई थी और खून पिस्टल से नहीं बल्कि स्नाइपर राइफल से हुआ था। स्नाइपर राइफल से? सर, कोई घर में स्नाइपर राइफल यूज क्यों करेगा? और वैसे भी विशाल, शौनक और राहुल ने कहा था कि उन्होंने पिस्टल इस्तेमाल की थी और सर्चिंग के टाइम हमें कोई राइफल मिली भी नहीं थी। और डॉक्टर तारिका, फार्म हाउस से हमें ये 9mm बुलेट्स मिले, किसी राइफल के बुलेट्स नहीं। यही बात तो हम साबित करना चाहते हैं रजत, कि खूनी ने पिस्टल से नहीं बल्कि राइफल की हाई स्पीड बुलेट से खून किया था। और जब वो गोलियां लक्षिता और इंद्राणी के शरीर से बाहर निकल गई, तब खूनियों ने वो गोली कहीं छिपा दी हो। ये बात मैं आप सबको डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उनका कहना बिल्कुल सही है सर, दोनों का खून राइफल से ही किया गया।
हाई स्पीड बुलेट से जो घाव स्कल पर हुआ है वही घाव लक्षिता के सर पर भी था। विश्वास नहीं हो रहा है सालुंके के साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। विशाल, शौनक और राहुल को लेकर आओ, उन्हें फार्म हाउस लेके चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था। मोनिका, ये मेरा फोन है, मुझे लेने दो। डॉक्टर सालुंके, आप शांत हो जाइए। अगर आप इतना चिल्लाएंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। प्राइवेट नंबर? हेलो जी, 1 मिनट, आपके लिए फोन। ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं किया? देखो, हाँ मुझे याद है सब कुछ, दोहराने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं मैं वहां पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देखो, जो कुछ करना है मेरे साथ करना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आ रहा हूं मैं। तो लक्षिता और इंद्राणी यहां सोफे पे बैठे हुए थे। अब ठीक से याद करके बताओ कि 10 सितंबर की रात को यहां पे क्या हुआ था? क्या किया था तुम लोगों ने? सर, उस रात करीब 9-9:15 बजे होंगे सर। हम लोग पिस्तौल लेके जैसे ही फार्म हाउस के बाहर पहुंचे, यहाँ कोई वॉचमैन नहीं था। सर, हमने तय किया था कि हम पहले दोनों को शांति से समझाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगी तो फिर उन पर गोली चलाएंगे। तो फिर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की? नहीं सर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे बहुत अंधेरा था, सिर्फ टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि हम लोग कुछ करते, उन लोगों ने हम पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उसके बाद तुम लोगों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी? हाँ सर, क्या करते, उन्होंने शौनक को एक गोली मार दी थी। बस मेरी जान जाते जाते बची है सर, ये देखिए। जब तुम्हें ये गोली लगी तो तुम कहाँ खड़े थे? यहाँ सर, मैं यहाँ खड़ा था सर। जैसे ही मुझे गोली लगी, मैं वहां पर उस दीवार पर जाके टकराया और मेरा सर वहां पर लग गया। यहाँ पे गोली लगी तो तारीख, गाड़ी की बैक सीट पर जो खून के धब्बे मिले हैं उनकी जांच हो गई है। 2 अलग अलग लोगों का खून है और दोनों में औरत का डीएनए मिला है। हैव अ लुक। दोनों औरतों की उम्र 45 से ज्यादा नहीं होगी। डॉक्टर समीर, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसमें और कोई तीसरे आदमी का डीएनए सैंपल नहीं है? दूसरी बार डीएनए जांच में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर डॉक्टर, मेरा टेस्ट गलत नहीं हो सकता है। ओके। अच्छा, आपने अभी कहा कि दोनों औरतों की उम्र लगभग 45 साल है, राइट? या 45। तो कहीं ये डीएनए इंद्राणी और लक्षिता का तो नहीं? उन दोनों की उम्र भी लगभग 45 साल ही थी। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए उन दोनों औरतों के डीएनए से इस खून के डीएनए को मैच करना होगा।
इन तीनों की बातों से और डॉक्टर समीर और तारिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है यहाँ पे सारा चक्रव्यूह जानबूझ के रचा गया है। यस सर। अगर ये तीनों दरवाजे से ही गोली चला के भाग गए तो फिर शौनक का खून लक्षिता के शरीर के पास कैसे मिला? और सर अगर दोनों यहाँ बैठी थी तो हमें इंद्राणी की लाश यहाँ नीचे कैसे मिली? हो सकता है गोली लगने के बाद वो वहां से उठ के भागी और यहाँ पे गिर पड़ी। और इस दीवार पे गोलियां कहां से चलाई गई? और तो और इन तीनों लोगों की उंगलियों के निशान इस घर में कहां से आए? अंगद, ये सारी कारीगरी उस अंगद की है। उसी ने इन तीनों की उंगलियों के निशान और ब्लड सैंपल यहाँ पे प्लांट किए हैं। और सर अगर इंद्राणी और लक्षिता ने गोलियां चलाई होती तो हमें गन्स भी मिलती। गन्स तो हमें मिली नहीं है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली अगर दरवाजे की तरफ से चलती तो घाव सर के पीछे की तरफ होता है, सामने या साइड में नहीं। अब तो साफ हो गया है, डॉक्टर सालुंखे ने जानबूझ के गलत रिपोर्ट बनाई है ताकि हम इन तीनों पे शक करें। मगर सर डॉक्टर सालुंखे ऐसा करेंगे क्यों? अब ये बात तो डॉक्टर सालुंखे ही बता सकते हैं और डॉक्टर साहब गायब हैं। समझ में नहीं आता ये सालुंखे अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? सर, अंगद के गाड़ी के बैक सीट पे जो खून मिला था उसके डीएनए टेस्ट से साबित होता है कि वो खून लक्षिता और इंद्राणी का था। और डॉक्टर सालुंखे उस दिन अंगद के साथ ही थे। सालुंखे से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है उसका। सर डॉक्टर सालुंखे तो अपना फोन 24 घंटे ऑन रखते हैं और उनकी आदत है कि वो तुरंत फोन रिसीव करते हैं। लेकिन सर जब हम उनके घर उस दिन गए थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनका फोन है कहाँ। तो हेलो, पता लग गया अंगद और सालुंखे साहब ने सबसे ज्यादा फोन किस नंबर पे किए थे? हाँ, मैं नोट करता हूँ। पूर्वी फोन दो। हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू सर। सालुंखे साहब ने 10 सितंबर को अंगद के साथ 15 बार फोन पे बात की थी और हर बार उनकी फोन का लोकेशन वाड़ी और पनवेल के बीच था। अंगद को 15 बार फोन किया है और वाड़ी और पनवेल के बीच में? सर अंगद किसी प्राइवेट नंबर से फोन पे बात कर रहा था, इसीलिए उसका मोबाइल फोन ट्रेस नहीं हो पाया। और 15 सितंबर को रात 9 बजे सालुंखे साहब का मोबाइल शादीन मॉल के पास ट्रेस किया गया है। शादीन मॉल? सर, डॉक्टर तारिका से मिलने के बाद अभिजीत और मैं वहाँ डिनर के लिए गए थे और इसी मॉल के पार्किंग लॉट में सर मुझे गाड़ी के विंडशील्ड पे चॉकलेट के पेपर पे लिखा हुआ वो सुराग मिला था। और उसी सुराग के जरिए हम लोग होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 तक पहुंचे। सर इसका मतलब डॉक्टर सालुंखे ने आपकी गाड़ी पर वो सुराग हमारे लिए छोड़ा था। सर मतलब डॉक्टर सालुंखे हमारी मदद करना चाहते हैं। पहले ये सालुंखे काम बिगाड़ता है और फिर सुधारने के लिए हमारी मदद भी कर रहा है। वाह, सालुंखे को तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई बतानी पड़ेगी सालुंखे को। सालुंखे! सालुंखे! डॉक्टर साहब! सालुंखे साहब! सर, दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। डॉक्टर साहब! सालुंखे! सालुंखे! देखो उसे, देखो। अबे पकिया, उठ, सीआईडी वाले आगे। सालुंखे! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! सालुंखे साहब! रुक जा! सालुंखे सर, सालुंखे सर। सालुंखे गायब है ना? क्या शक था मुझे यही होगा। सर, आप ये क्या है? सालुंखे का पुराना शौक, लकड़ी के मॉडल्स बनाना।
डॉक्टर साहब का मोबाइल सर। मोबाइल छोड़ कर गया वो? ऑफ है। सर इसमें ना तो बैटरी है ना सिम कार्ड। बैटरी भी नहीं, सिम कार्ड भी नहीं। सर साड़ों के साथ तो कहीं नहीं, मगर अंदर के कमरे में काफी सारे मॉनिटर्स का सेटअप लगा है, सीसीटीवी मॉनिटर। सीसीटीवी मॉनिटर्स? बच गया। बच गया। नहीं बचोगे बच्चू। सर। हाँ। ये देखिए सर, खुफिया कैमरा। लगता है कोई डॉक्टर सालुंके के ऊपर नजर रखे हुए था। सर और ये मोनिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर मुझे लगता है साड़ों सर को ये कहीं लेकर गई होगी सर। कहाँ? ये दोनों बताएंगे सर। हमें कुछ नहीं मालूम साहब। क्या जानते हो डॉक्टर? साहब कुछ नहीं जानते सर। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते? साहब हम तो सिर्फ घर की देखभाल करते हैं साहब। डॉक्टर सालुंके और मैडम मोनिका के जाने के बाद घर में कोई ना देख पाए सर। डॉक्टर सालुंके कहाँ है? हमें कुछ नहीं मालूम सर। तो छोटे मोटे टपोरी है सर। हमें कहा गया था इस घर पे नजर रख के, और जब भी कोई इधर ताक झाक करे तो हमें खबर कर दे। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि डॉक्टर सालुंके और मोनिका कहाँ है? बताओ। कैसे बताए सर? हमें खुद को नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि जब तक राहुल, शौनक और विशाल को अदालत सजा नहीं दे देती तब तक डॉक्टर सालुंके को अपने कब्जे में रखने का है। सर हमने आपको सब कुछ बता दिया है सर, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है सर। और सर ये भी बता दिया है कि हमने लक्षिता और इंद्राणी का खून कैसे किया, फिर हमें यहाँ क्यों बिठा के रखा है। ये बताने के लिए कि इंद्राणी और लक्षिता का खून तुम लोगों ने नहीं किया। क्या? पर सर हमने तो सर अपने हाथों से लक्षिता और इंद्राणी पे गोली चलाई थी सर। हाँ लेकिन वो दोनों पहले से ही मर चुकी थी। क्या? वो दोनों मर चुके थे? हाँ, मैं समझाता हूं। तुम तीनों ने गोलियां जरूर चलाई थी इंद्राणी और लक्षिता पर उनकी मौत जिन गोलियों से हुई वो गोलियां तुम लोगों ने नहीं चलाई। तो फिर वो गोलियां किसने चलाई? उस खूनी ने चलाई थी गोलियां जो तुम्हें इन दोनों के खून में फंसाना चाहता था। सर अगर हमने खून नहीं किया तो फिर हम जा सकते हैं सर? नहीं, तुम लोगों ने खून नहीं किया, पर खून करने की कोशिश जरूर की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो, अगर तुम तीनों लंबी सजा से बचना चाहते हो तो तुम तीनों को हमारी मदद करनी होगी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जा सके। करेंगे सर, आप जो कहेंगे करेंगे। हम लोग तीनों आपकी पूरी मदद करेंगे सर। और एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का ऐसा कोई दुश्मन है जिसे फायदा होगा तुम तीनों को फांसी पे चढ़ाकर? सर दुश्मन तो वैसे कई है। हम लोग जिस धंधे में काम करते हैं वहां पर सर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। किस किस का नाम ले सर? सर, इन तीनों को फंसाने के लिए खूनी को पहले से मालूम होना चाहिए था कि उस रात ये लोग लक्षिता और इंद्राणी का खून करने जाने वाले हैं। ये बात तो है दया, कोई तो जरूर जानता होगा। एक बात बताओ, कौन जानता था तुम्हारे इस प्लान के बारे में कि तुम उस फार्म हाउस पर जाने वाले हो? नहीं सर, ये बात तो हमने राजी रखी थी। वैसे ये प्लान तुम लोगों ने बनाया कहां पर? हा? सर होटल रेड सेंट्रल में। अंगद के कमरे में? कमरा नंबर 111 में? नहीं, रूम नंबर 111 में नहीं सर, 308 सर। हाँ सर। वो रूम नंबर 308? तो क्या कोई अजनबी आया था तुम्हारे कमरे में 308 में जब तुम लोग बातचीत कर रहे थे? है? विशाल, तुझे याद है जब हम लोग उस कमरे में बात कर रहे थे तो वहां एक वेटर आया था इंटरकॉम का फोन रिपेयर करने के लिए, और उसने गलती से टेबल पे रखा हुआ खाना गिरा दिया। अरे गलती से नहीं भाई, जानबूझकर गिराया था उसने खाना। और वो उस कमरे के अंदर कपड़ा ढूंढ रहा था खाना पोंछने के लिए ताकि वो टाइम पास कर सके और हमारी बातचीत सुन सके। लेकिन सर हमने उसके सामने तो कोई ऐसी बातचीत की ही नहीं थी।
सचिन, ले जाओ इन तीनों को। चलो। हाँ फ्रेडी, क्या पता चल? सर, हमने पूरा फुटेज चेक कर लिया सर। सालुंके साहब के घर पे मोनिका और तारिका के अलावा बाहर का कोई आदमी आया नहीं था। और सर, सालुंके साहब और तारिका के बीच में कुछ बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? अब साउंड नहीं है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा। सर, किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। बुला लो किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को, पता तो चले क्या बात हो रही थी। होटल रेड सेंट्रल, कमरा नंबर 308, वेटर। हेलो सर, आप लोग फिर से यहाँ? हमें कमरा नंबर 308 दिखाओ, जहाँ पे शौनक, विशाल और राहुल ठहरे थे सितंबर 10 को। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या बात में? पहले चाबी दो और उस वेटर अमित को बुला। कैमरा। ये देखो, खुफिया कैमरा और ये बग। इन चीजों के जरिए खूनी शौनक और उसके साथियों का प्लान सुन रहा था। सर, अमित आ गया। आइए अमित जी, आइए। हाँ, बैठ बैठ इधर। तूने लगा था ना ये कैमरा और ये बग इस कमरे में, हाँ? ताकि तुम विशाल, शौनक और राहुल की बातें सुन सको। क्यों? नहीं सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर। देख, सच बोल, वो बग हमें मिल चुका है, समझा? बात यहीं पे बताएगा या कहीं और ले चले तुझे? हाँ सर, हाँ, मैंने लगाया था बग सर, मगर मैंने ये अंकल साहब के कहने पे ही किया था साहब, और उन्होंने मुझे 50,000 के बदले में 2 काम करने को कहा था साहब। कौन से 2 काम? सर, एक काम तो किसी बहाने इसी कमरे में बग और कैमरा लगाने को कहा था साहब। और दूसरा काम? दूसरा काम लक्षिता और इंद्राणी मैडम को इस होटल के बाहर किसी इलाके में छोड़ने को कहा था साहब। कब की बात है ये 10 सितंबर शाम को 6:45 बजे के आसपास का टाइम था सर। 10 सितंबर। चल, अभी वो जगह दिखा जहाँ पे तुमने लक्षिता और इंद्राणी को छोड़ा था। चल चल। सर, यहाँ पे छोड़ा था मैंने, और सर वो दोनों वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे। कुछ बात कर रहे थे वो? हाँ सर, बहुत ही गुस्से में इस बात कर रहे थे सर। कह रहे थे कि वो हमें धमकाने की कोशिश कर सकता है, अगर उसने दगाबाजी करने की कोशिश की तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर बाद में होटल में चला गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ मेरे को सर पता नहीं। सर, इंस्पेक्टर विजय ने डॉक्टर सालुंके और अंगद की गाड़ी को आखिरी बार यहीं आगे पास में ही देखा था, और बाद में गाड़ी की बैक सीट पर उन दोनों औरतों के खून के निशान भी मिले। ऐसी जगह पे राइफल या स्पीड बुलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खूनी ने राइफल का इस्तेमाल किया है, पिस्टल का नहीं। तो गोली 5 फीट की दूरी से नहीं, काफी दूर से चलाई गई है। एक काम करो, आसपास देखो कोई सबूत मिलता है क्या। तो गोली और इस पे खून भी लगा हुआ है।
दो गोली एक ही जगह पे कैसे? मतलब जो भी हुआ यहीं आसपास कहीं हुआ है। सर, निकल। सर, इस झाड़ी में ये सैंडल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, लेकिन सर खून सूखा हुआ है सर। खून लगा? हाँ सर। सर ये तो लक्षिता मैडम का बैग है, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन होटल में वो यही बैग लेकर आई थी। लक्षिता मैडम का बैग? कैसे? तो खून लगा हुआ है। इस बैग पे जो उंगलियों के निशान हैं, जरूर उस खूनी के होंगे। और वो खूनी भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम लक्षिता के फार्म हाउस के रखवाले हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मुझे तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था साहब। सच बता, तूने झूठी गवाही क्यों दी? हमें पता चल चुका है कि तूने फार्म हाउस में कोई खून होते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम, उन दोनों की मौत 7:30 बजे हुई और यहाँ पे। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे अंगद साहब ने बोला था ऐसा करने के लिए साहब। अंगद मर चुका है। मुझे कोई दूसरा आदमी फोन करके काम करने के लिए कहता था साहब। कौन है वो? मुझे नहीं पता साहब, कौन है वो? वो कभी सामने नहीं आया साहब, वो हमेशा मुझे फोन पे बोलता था सर। मगर अब उसे सामने आना ही होगा। चल चल। मिस्टर मयंक, इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए और हमें बताइए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। यही तो मेरा काम है ऑफिसर। मैं उनकी होठों की मूवमेंट से पता लगाऊंगा कि वो क्या बोल रहे थे। ACP सर, लक्षिता CID टीम। फॉरेंसिक। अभिजीत, उस प्लॉट पर से जो पर्स मिला, उस पर जो उंगलियों के निशान है वो खूनी के ही हैं। सर ये खूनी बहुत चालाक है, काम होने के बाद अपने आदमियों को भी मार डालता है। अंगद के अलावा किसी और को कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, इसलिए लक्षिता और इंद्राणी को मारने के बाद उसने अंगद का भी खून कर दिया। और इसीलिए अभिजीत, मुझे साळुंखे की चिंता हो रही है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। समझ में नहीं आता गया कहाँ। हाँ, मैं कुछ मिला क्या? सर कोशिश कर रहा हूं सर। सर ये मोनिका मुझे नर्स नहीं एक क्रिमिनल लगती है, जरूर यही साळुंखे साहब को कहीं ले गई होगी। हाँ, और ये तारिका, ये साळुंखे के घर क्यों गई थी उससे मिलने? और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं। सर ये देखिए, तो डॉक्टर तारिका डॉक्टर साळुंखे से माफी मांग रही है और कह रही है ACP सर और पूरी CID टीम लक्षिता इंद्रायणी मर्डर केस में की गई आपकी फॉरेंसिक जांच पर शक कर रही है। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सर ये भी देखिए, डॉक्टर साळुंखे किसी के साथ फोन पर गुस्से में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जो करना है मेरे साथ करो, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूं। उस लड़की को जाने दो। है कौन ये लड़की अभिजीत, जिसे साळुंखे बचाने की कोशिश कर रहा और फिर खुद गायब हो गया? कहां गायब हो गया ये साळुंखे? ये सारा चक्कर क्या है? डॉक्टर समीर, ये देखिए सर,
ये तो हाई स्पीड बुलेट है। यस सर, और ये .22 कैलिबर की राइफल से फायर की गई थी। लक्षिता और इंद्राणी के शरीर पर जो घाव थे वो इन्हीं बुलेट से हुए थे सर। ओह, डॉक्टर सलीम। यस सर। ये अंगूठी का निशान है ना? यस सर। ये ऐसे धुंधले क्यों है ये निशान? ये ठीक से मिले नहीं? नो सर, ये धुंधला नहीं है, ये निशान ऐसे ही है। आई एक्सप्लेन। ये देखिए सर, खून से सनी हुई बाकी उंगलियों के निशान हैं इस बैग पर, लेकिन अंगूठे का निशान नहीं है सर। लगता है अभिजीत, ये अंगूठा डैमेज है जिसकी वजह से रेखाएं मिट गई हैं। हाँ सर, लगता है ऐसा हाथ मैंने कहीं देखा है। बिल्कुल सही अभिजीत, मैंने भी ऐसे अंगूठे वाले आदमी को देखा है। लेकिन अभिजीत, हम ऐसे अंगूठे वाले खूनी को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक हमें ये पता नहीं कि उसने सालुंखे को छुपा के रखा कहाँ है, और फिर सालुंखे किस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और फिर क्यों। तो अब क्या करें सर? कुछ तो जरूर करेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। सालुंखे को तो ढूंढना ही है। जरा सोचो, सालुंखे ने फोरेंसिक का रिपोर्ट गलत बनाया था ताकि हम उस पर शक करें, और फिर उन्होंने दया के लिए होटल रेड सेंट्रल का सुराग छोड़ा, उसकी गाड़ी के वाइपर पे। उन्हें पता था कि हम उनके घर पे पूछताछ करने जरूर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि उनके घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सर, डॉक्टर सालुंखे ने हर कदम पे बहुत होशियारी से हमारे लिए सुराग छोड़े हैं, तो अपने घर पे कोई ना कोई सुराग छोड़े बगैर तो जा नहीं सकते सर। लेकिन सर, हमें उनके घर पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। है सुराग है। कौन सा सुराग सर? घर रेडी, घर, एक लकड़ी का छोटा सा घर। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि सालुंखे घर से बाहर जाने से पहले एक छोटा सा घर बना रहा था। वो घर तो डॉक्टर तारिका के घर जैसा है सर। हाँ, तारिका कहाँ है? डॉक्टर समीर, तारिका कहाँ है? सर, अंदर की कार सीट पर जो खून के धब्बों के निशान मिले थे, उनकी जांच करने के बाद वो कहीं चली गई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। फोन? मतलब डॉक्टर सालुंखे फोन पे जिस लड़की को बचाने की बात कर रहे थे वो डॉक्टर तारिका है? हाँ अभिजीत, सालुंखे तारिका के घर ही गया है। इसका मतलब है सालुंखे और तारिका की जान खतरे में है। आज तुम दोनों की मौत होगी। आज ये सारा किस्सा ही खत्म होगा। नहीं 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 डॉक्टर तारिका, ऐसे रोते नहीं। अरे अपने बॉस को देखो, कैसे बैठे हुए हैं, निडर, शांत। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना, जरूरत से ज्यादा चालाक और चतुर। ऐसे चालाक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौत भी एक एक्सपर्ट के हाथों होनी चाहिए। वो होगी। इंजेक्शन से दे दो तुषार, और किसी नहीं। सीआरडी मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती है। मैं ये इंजेक्शन खुद इंजेक्ट करूंगा। नहीं, नहीं।
तुम ठीक हो डॉक्टर तारिका? बहुत होशियारी दिखा ली तुमने तुषार। बता तेरी साथी मोनिका कहाँ? मैंने उसे भी जहर का इंजेक्शन दिया है। अपने साथी तक को नहीं छोड़ा। पंकज जल्दी से मोनिका के पास जा और उसे हॉस्पिटल पहुंचा। अब तेरा खेल खत्म तुषार। तूने डॉक्टर सालुंखे को बेईमानी करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने बेईमानी में भी ईमानदारी दिखाई और हमारे लिए सुराग छोड़ते गए। आपने मुझे धोखा दिया डॉक्टर साहब। अगर मुझे फांसी नहीं हुई तो जेल से निकलने के बाद मैं सीधे आपका खून करूंगा। अगर दोबारा डॉक्टर साळुंखे के साथ ऐसे बात की तो तू बोलने लायक भी नहीं रहेगा। कितनी मेहनत से मैंने ये पूरा प्लान तैयार किया था। एक तीर में 5 शिकार, लक्षिता, इंद्राणी, राहुल, विशाल, शौनक, सबको एक साथ अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था मैंने। इंद्राणी और लक्षिता को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मैं इनकी पूरी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए मेरे लिए इनका मरना बहुत जरूरी था। मैंने इन्हें इस तरीके से मारा कि इनके खून के इल्जाम में ये तीनों फंस जाएं और इन्हें फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि इन तीनों ने लक्षिता और इंद्राणी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए सबको यही लगता कि खून इन तीनों ने किए। लेकिन इस सब में डॉक्टर साळुंखे को क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि सीआईडी डॉक्टर सालुखे पर बहुत भरोसा करती है। उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर केस की तहकीकात आगे बढ़ाती है। यहाँ तक कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने डॉक्टर सालुखे को गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने पूरी की पूरी सीआईडी टीम के पीछे अपने स्नाइपर लगा रखे? वो भी बहुत अच्छे स्नाइपर। इनका निशाना कभी चूकता नहीं है डॉक्टर साहब। इसलिए मेरे कहे अनुसार अगर आपने इस मर्डर केस में इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया ना तो क्या? तो मैं आपकी पूरी सीआईडी टीम को एक साथ एक समय मरवा डालूंगा। मेरी मदद करेंगे ना? देखो तुम, आप मेरी मदद करेंगे। अगर आपने एक भी सीआईडी ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना तो मैं पूरी की पूरी सीआईडी टीम को खत्म कर दूंगा। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, 16 साल पुराने आपके दोस्त और सीआईडी टीम, इन सबकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। तुम्हारी हर चीज अभी रिकॉर्ड करेगा। तुमने डॉक्टर साळुंखे पर दबाव डालने के लिए हमारी जान लेने की धमकी दी। एक इंसान के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है। अब बताओ, 10 सितंबर की रात को पनवेल के फार्म हाउस में क्या हुआ था? मुझे पता था अंधेरे में गोलियां चलाने के बाद राहुल, शौनक और विशाल को यही लगेगा कि उन्होंने लक्षिता और इंद्राणी को मार डाला है। जब वो वहां से भाग रहे थे तब मैंने वॉचमैन संतरू का इस्तेमाल किया। मुझे एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी जिसके बयान पर सीआईडी भी भरोसा करती और जो बाद में अदालत में भी तीनों के खिलाफ गवाही देता। प्लान तो तुमने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन डॉक्टर साळुंखे की होशियारी और हमारी टीम की सूझबूझ और एकता के कारण तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। अब तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस तैयार करेंगे कि इस डबल मर्डर के लिए तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, यार हमने तुम पर शक किया, मगर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमें बचाने के लिए। सॉरी यार। अरे सॉरी? हाँ सॉरी। कम ऑन यार, अरे मेरा फर्ज था ये सब कुछ करना। पिछले 16 साल से हम लोग एक परिवार की तरह से काम कर रहे हैं। सीआईडी मेरा अपना परिवार है यार। हाँ मैं मानता हूं, एक पल के लिए मुझे कश्मकश थी कि मैं सीआईडी को भी बचाऊं और अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी भी नहीं करूं। ये प्रॉब्लम थी मेरे सामने। लेकिन यार प्रद्युमन, प्लीज डोंट से सॉरी यार, प्लीज। चलो ठीक है,
जो हुआ सो हुआ है ना, भूल जा यार। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है मालूम है? जो तू सही सलामत वापस आया वन पीस में। आना ही था मुझे वापस। मुझे पूरा भरोसा था तुम लोगों पर। मुझे मालूम था तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। तू रोता क्यों है? रो नहीं रहा हूं मैं यार, रो नहीं रहा हूं मैं यार। तुम नहीं सुधरोगे यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.